यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ जी एजाज, एजाज पढ़ो फॉर एग्जाम्पल से, और फिर तुम ही समझाना क्या लिखा हुआ है। पढ़ो जी पढ़ो। सर। Another example is where Faizan says, I have a blue pen. नहीं नहीं, ऊपर वाली से पढ़ो ना, माय ग्रैंडफादर। अच्छा, ऊपर से फॉर एग्जाम्पल सारा वाला से, my हाँ grandfather. हाँ हाँ हाँ। My grandfather retired from the army last year. This requires an explanation because we do not know whether she is talking about her paternal or maternal uncle, grandfather. एक्सप्लेन करें, क्या समझ में आया आपको इससे? अब यहाँ पे किसी बंदे ने ये कहा है, बंदी ने ये कहा है कि मेरे दादा जो हैं या नाना जो हैं, अब वो क्लियर नहीं है क्योंकि ग्रैंडफादर उन्होंने कहा है कि रिटायर हुए हैं लास्ट ईयर, लेकिन अब क्लियर नहीं है कि वो क्या उनके दादा हैं या नाना हैं। आपको बात समझ में आई कि बात यहाँ पे करो? देखिए, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं उर्दू में, या इवन सिंधी में दे आप, उर्दू सिंधी में। हमें पता है कि ग्रैंडफादर जो है उनका प्रॉपर, उनका मुजक्कर मोनस के हिसाब से देखें तो मस्कुलिन भी और फेमिनिन दोनों डिफाइंड हुए हैं। दादा होता है, दादी होती है, और नाना नानी होता है। लेकिन आप अंग्रेजी जुबान में देखें तो सिर्फ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होता है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा होता है कि आया वालिद साहब की तरफ से बात की जा रही है या वालदा की तरफ से बात की जा रही है। तो आप अंग्रेजी जुबान में रख के देखें तो ये प्रॉब्लम अराइज होता है। अगर आप उर्दू जबान में रख के देखें या सिंधी जबान में रख के देखें या हमारे जो जो भी पंजाबी वगैरह में रख के देखें तो कोई परहैप्स सच ये प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। लेकिन हम अपनी जबान में रख के देखें बात को, उर्दू की बात करें हम, वो भी हमारी जबान है, या सिंधी की बात करें वो भी हमारी जबान है, तो इसमें आप बात करें तो कोई जुमला आपके ज़हन में है जो कि हम समझते हैं सिंधी में ही, बेशक आप समझे सोचे कि ऐसा जुमला जो कि हम सिंधी समझने बोलने वालों को वो समझने में तकलीफ होगी, लिखा हुआ जुमला, बोलने में नहीं, बोला हुआ नहीं, बोला हुआ तो के लिए तो आप एक्सप्लेनेशन उसी वक्त ही मांगेंगे। लिखा हुआ कोई जुमला है आपके ज़हन में इस वक्त? एजाज आप बता दें या कोई और दूसरा किसी दूसरे बंदे के ज़हन में आ जाए। तो ऐसा कोई एम्बिगुअस, हाँ, कोई ऐसा जुमला हो, कुछ भी, इवन द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, जिसके लिए आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप इस जुमले को देखें, माय ग्रैंडफादर रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी लास्ट ईयर, दिस इज अ सेंटेंस व्हिच इज रिक्वायरिंग फर्दर एक्सप्लेनेशन या फर्दर इंफॉर्मेशन। द क्वेश्चन इज, कौन से ग्रैंडफादर की बात कर रहे हो आप, दादा की या नाना की? सर जी जी। सर सिंधी में एक जुमला है कि ही मुझे माइट आए। अब इससे हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ जाती है सर। माइट तो बहुत से होते हैं, कजन भी होता है, मामे का बेटा भी होता है, चाचे का बेटा भी होता है, इस तरह। नहीं, वो जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत सिंधी आती है, तो आपके सिंधी जबान में जो है, हम सिंधी जबान में अगर देखें तो सिंधी जबान में माइट और सोट होता है। तो इससे पता चलता है कि ये मामे के ये मदर की बात हो रही है या उसकी बात हो रही है, या क्या कहना चाहिए, फादर के साइड की बात हो रही है। लेकिन हाँ, टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू कि अगर हम माइट की बात कर रहे हैं तो आप हमें ये डिटरमिन करवाने की जरूरत है। और वही प्रॉब्लम फिर आपकी इंग्लिश में भी है। जैसे अगर आप कहते हैं कि सो एंड सो इज माय कजन, एबीसी इज माय कजन, या अगर हम सिंधी में बात करेंगे ये न्यू मुझे माइट आए, तो अब यहाँ पे यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन से माइट की बात हो रही है। आया ये मामू के बेटे की बात हो रही है, या खाला के बेटे की बात हो रही है, या बेटी की बात हो रही है? समझ में आ रही है आपको कि ये चीजें जो है, दीज आर ऑफ कोर्स दीज आर जी सर। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो कि प्रॉब्लम, क्योंकि जिधर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ जाए और सामने वाले को बात क्लियर नहीं हो रही है कि किस चीज को एक्यूरेसी के साथ आपको डिटरमिन करवानी है कि ये इसका ये ही मतलब है जो लिखा हुआ है, तो उधर प्रॉब्लम अराइज होती है और उधर आपकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत आती है। क्लियर हुआ? जी सर। तो ऐसा दूसरा, सेंटेंस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, नो मसलन डाउट। मुंह, जी बताएं बताएं, गिव एन अदर एग्जांपल। मुंह मुंह गाड़ी भरती है, सही। बट यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सी गाड़ी ली है।
वो भी लिया जा सकता है। ऑफ कोर्स टू सम पीपल, अब ये एक दूसरी बात आ जाती है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज इमीडिएटली क्लियर भी हो जाती है। सर वो जो हमने मिसाल के ओरल वाली बात पढ़ी थी ना, क्योंकि जब हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस रिदम में बात कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, तो वो चीजें देख के हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही बात कर रहे हैं तो फिर अब दादा वाली बात जो है ना, अब सामने वाले बंदे ने कोई अपने दादा की बात की थी, फिर आपने भी वो बात कर दी कि मेरे दादा भी जो है फिर रिटायर हुए हैं, ग्रैंडफादर रिटायर हुए हैं, तो वो सामने वाला उस कंटेक्स्ट से समझ जाता है कि बात हमारी क्या चल रही थी, एक दादा और के भी वाले चीज से आप चल रही देखें, थी। एक और भी आप चीज को देखें, मिसाल के तौर के ऊपर अब यहाँ पे जो है बात हो रही है, जैसे एक यहाँ पे सारा कहती है कि माय ग्रैंडफादर रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी लास्ट ईयर। अब जैसे सारा ने हम सबको ये बात बताई, हमारी पूरी क्लास को जो हम पढ़ रहे हैं अभी उनके बारे में, तो हमें सब उन्होंने बात बताई। नो वी नो कि सारा के एक ग्रैंडफादर, उनका जो नाना है, उसकी डेथ हो चुकी है आज से 20 ईयर्स पहले, और उनकी जो जो है उनकी जो नानी है, उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, उनका भी इंतकाल हो गया। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इंडिकेशन वुड गो हाँ, यहाँ पे फादर के जो फादर के वालिद साहब है, उनकी ही वो बात कर रही है। इसी तरह से जो इन्होंने, जो अजहर ने हमें एक एग्जांपल दी कि माइट की बात की इन्होंने, अब वो अपनी मदर के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट किए, तो उनके जो मदर है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी शख्स है वो ये बात अगर करता है, तो अगेन सामने वाले को पता है कि ये अपने मामू के बेटे की बात कर रहा है, क्योंकि उनकी जो वालदा है, उनका एक ही भाई है और उस भाई की भी एक ही औलाद है। अब ये जब सारी चीजें हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तब तो हम प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। लेकिन जब हमारे पास ये सब चीजें नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कॉन्टेक्स्ट, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट हमें मिला होगा, उतना ज्यादा हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस चीज को प्रॉपरली डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या बात है। लेकिन वो चीजें रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो रिटर्न जगहों के ऊपर, काफी जगह के ऊपर हमारे पास कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट होता भी है कई दफा। होने का ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम एंड्स देयर। मे बी जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट हो, वो उतने ही प्रॉब्लम को जन्म दे। एट द सेम टाइम जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट हो, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम और क्लैरिटी हो जाए। तो द बॉल कैन गो एनीवेयर। बॉल कहीं भी जा सकता है, वो अच्छे जगह पे भी जा सकता है और वो बुरी जगह पे भी जा सकती है बात, कि जहाँ पे सब चीजें फिर और मजीद एम्बिग्विटी क्लियर हो जाए। अभी एक मिसाल आएगी, वो मिसाल ऐसी है कि आप उसको देखेंगे तो यू विल फाइंड इट क्वाइट फनी, कि जितना ज्यादा आप क्लैरिटी भी लाने की कोशिश करते हैं, उतनी ज्यादा क्लैरिटी तो परहैप्स उस हद तक आ जाए, लेकिन वही चीज मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और आपकी जो ये गाड़ी वाली मिसाल है, ये भी इसी तरह ही सही है। मुझे पता है कि एजाज जो है वो बड़ा अमीर है और वो उसके पास ठीक ठाक पैसे, लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। ऑफ कोर्स मैं यही समझूंगा, एजाज ने गाड़ी भी लग्जरियस खरीदी होगी, मर्सिडीज खरीद के बैठे होंगे। सही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देख लें, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, और वो जरा दूसरे और ज्यादा एलैबोरेट हुई भी एग्जांपल देखें जरा क्या लिखा हुआ है। Yes, sir. I have a blue pen. पढ़े, आगे क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं। Two questions arise here regarding the color blue. Firstly, is the referring to the body of the pen or its ink? Secondly, which shade of blue is ये सवाल समझ में आया, पहला वाला सवाल समझ में आया, क्या है सवाल। जी जी सर। अगेन आप इस सवाल को देखें और क्या कह, क्योंकि सवाल कह रहा है आपको कि यू रिक्वायर फर्दर एक्सप्लेनेशन इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि फैजान के पास ब्लू पेन कौन सा है। दूसरा क्या है, सेकेंडली क्या है। Secondly, which shade of blue is he implying? ये भी एक सवाल बनता है। ये सवाल समझ में आया आपको। सर शेड वाला नहीं सर, ये बताएं सेकंड वाला। चले आपके साथ एक दूसरी चीज मैं शेयर करता हूँ, उससे आपको शेड वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। जी जी। Yes, ये sir. ये एक ब्लू है,
बट वी नो यहाँ पे तो इन्होंने नाम नाम लिखे हुए, तो नाम की तरफ ना जाए, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स टर्कोइज लिखा हुआ है। बट एक मिनट, अब बताओ कौन से ब्लू की बात हो रही है? सर पहली तो अगर कोई बंदा ऐसे रेफर करता है और कोई बंदा कह रहा है कि मेरे पास ब्लू पेन है, तो मतलब कि कोई उसके पास कोई अनोखी ब्लू पेन होगी ना, तभी तो वो बंदा बता रहा है ना। नहीं, उसके या पास तो फिर ऑर्डिनरी भी होते हैं। या तो ऑर्डिनरी, तो कॉमन हो फिर सकती है। ऑर्डिनरी लेंगे हम, या तो फिर कॉमन ही लेंगे हम, जो आम बातों आम दिनों में चलती रहती है। सर ऐसा नहीं है जैसे कि रात को हमने 12 बजे, अब कलर ऐसा कि मार्क पढ़ा था, उसमें भी हाँ जो है हाँ, ना वो कह रहे थे कि तो मतलब क्लियर नहीं होता कि ब्लू भी कौन सा, उसमें भी टाइप्स होते हैं, तो भाई लाइट वही ब्लू, बात है, यही चीज है जैसे जिसको हम देखना पेंटोन चाह रहे हैं। वगैरह, उसमें भी बहुत से नाम दिए होते हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। वही बात यहाँ पे हो रही है, कौन से शेड ऑफ ब्लू की बात हो रही है? इज इट अ डार्कर शेड, इज इट अ लाइटर शेड, इट इज अ वेरी लाइट शेड? ऑफ कोर्स उसका उसका उनके इनके एक्चुअल नेम्स हैं, लेकिन काफी लोगों को एक्चुअली नहीं पता होते, तो वो सिंपली क्या करते हैं, वो सिंपली उसको ब्लू के अंदर, ब्लू की अम्ब्रेला में ले आकर बात करते हैं। अब जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे तो एक्चुअली वो बता रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो नीचे टेक्स्ट आ रहा है कि ये टर्कोइज है। बट अगर ये आपके पास ना हो तो यू विल से हाँ ये तो ब्लू है, लाइट किस्म का ब्लू है, और क्या है। लेकिन इसका एक्चुअल नाम अगर आप देखें तो वो उसको लाइट टर्कोइज कह रहा है। अगर आप ये वाला देखें तो वो लाइट टर्कोइज कह रहा है। लेकिन हमें इस चीज का नहीं पता है, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट नो के व्हाट टर्कोइसेस, तो हम तो कहेंगे ना ये भी नीला है, ये भी नीला है, और इधर जितने ये दिए गए हैं ये सब नीले हैं। अब एजाज जो बात कर रहा है वो भी अपनी, वो एक अलग, वो फिर एक अलग कहानी है कि अनोखी पेन है या ऑर्डिनरी पेन है, वो एक दूसरा सवाल है। अभी आप तीसरा सवाल जब देखेंगे तो उसमें मजीद आपको ये बात नजर आएगी कि वो जो है उधर क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है। एक मिनट रुक जाए जरा, समझ में आई है सर आपको ये बात? जी जी सर, जी सर। ठीक है, पढ़े तीसरा सवाल एजाज। yes, yet third question may arise. Third question may arise regarding the type of a pen Faizan has. पढ़े? Yes, sir. Third question may arise regarding the type of the pen. आगे भी है आवाज नहीं आ रही क्वेश्चन। सर? हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है एजाज सर? क्वेश्चन कंप्लीट कर। मैं तो पढ़ रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही है शायद। आ रही है जस्ट। अच्छा अब आ रही है। Yet third question may arise regarding the type of pen Faizan has. थर्ड क्वेश्चन ये है कि फैजान के पास किस किस्म की पेन है, बॉल पेन है या किसी और तरह की पेन है, पॉइंटर है, फाउंटेन पेन है, क्या है? हाँ यस। फाउंटेन पेन है, किस तरह की पेन है? ये भी एक सवाल है। अभी आप यहाँ देखें कि अगर हम इस हाईलाइटेड चीज को देखें तो ये दोनों लफ्ज हैं जो कि सारे फसाद की जड़ है। ये अपनी जगह फसाद क्रिएट कर रहा है, ये अपनी जगह फसाद क्रिएट कर रहा है। तो एज यू कैन सी कि ये थर्ड सवाल जो है वो पेन की टाइप के ऊपर बात जा रही है कि पेन कौन सा है उसके पास है, ये भी तो पता चले ना। पॉइंटर है, बॉल पॉइंट है, यहाँ पे मुख्तलिफ है, इंक पेन है, कौन सा पेन लेकर वो घूम रहा है। तो अब आप आगे इसको कंप्लीट कर लें कि इधर क्या बात की गई है। एजाज, मेरे ख्याल में एजाज की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हम्म, फिर उसके बाद क्या है, जो टाइप्स दिए गए पेन्स के वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेंगे। इन बोथ ऑफ द इंस्टेंसेस मेंशन्ड, if these statements were made today, the matter may be resolved easily, as one may simply ask to clarify their statements. However, it may be difficult to question them if the statements were made, for example, a century before. आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आया है कि लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है? Yes, sir. जनरल कॉन्टेक्स्ट में, नॉट इन लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट। अभी जनरल कॉन्टेक्स्ट में बताएं, आज अगर ये स्टेटमेंट ये देते हैं सारा और फैजान, आज बताते हैं आपको, और लिख के बताया या ओरली बताया, जैसे भी उन्होंने बताया, क्लैरिफिकेशन आप सीक आउट कर सकते हैं।
यस सर कर जी सकते हैं। सर। जिंदा है ना, जिंदा है तभी तो कर रहे हैं ना। पर अगर और उनका खानदान वाले सब जिंदा है फिर भी पूछ लिया भाई इसका ये मतलब है, फिर आज से 100 साल पहले 50 साल पहले ही स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, आप पता लगाओ। हाँ सर, फिर तो सर अब इश्यू हो जाएगा। ठीक ठाक इशू हो जाएगा। अब वो उसको उसी चीज को आप लेकर आओ कानूनी दायरे में। अब 1908 का सीपीसी है या लिमिटेशन एक्ट है, उसमें एक जुमला डाल दिया सफिशिएंट कॉज का क्या मतलब है। जी तो फिर वो किसके किसके गले में टास्क के अब वो डिफाइन करे सफिशिएंट कॉज कॉज को, कोर्ट के। आपके और हमारे घर। नहीं नहीं, अब तो हमारे इंटरप्रेटर गले में सर। तो हाँ इंटरप्रेट करने की बात है ना, क्योंकि लेजिस्लेचर ने जैसे काफी लोगों ने वाइवा में भी ये बात कही थी, जैसे जब पूछा था कि सफिशिएंट कॉज का क्या मतलब है, तो सबने यही कहा था कि कानून इटसेल्फ तो साइलेंट है सफिशिएंट कॉज की डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन अदालतों ने ये मतलब दिया है। कोई अदालतों ने ये मतलब दिया है तो ठीक है, दे दिया उन्होंने, क्योंकि उनके उनके सर पे आई ना जिम्मेदारी कि दे हैड टू इंटरप्रेट व्हाट सफिशिएंट कॉज मींस। जी सर, लेजिस्लेचर्स ने भी तो दिया है। कहाँ दिया है लेजिस्लेचर ने, कहाँ दिया है जहाँ कानून में सेक्शन लिमिटेशन 5 एक्ट में में जो दिया, सेक्शन 5 में जो दिया है सर, क्या कि दिया है ये चीज भी सफिशिएंट हो कॉज। सकती है। वो तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ना, जो एक्सप्लेनेशन आपकी बात आप कर रहे हैं दैट इज एन एग्जाम्पल, बट आपको यस क्राइटेरिया क्लियरली डिफाइन तो नहीं किया जा रहा ना, बाउंड्री तो नहीं बनाई जा रही ना कि सर, सफिशिएंट वो कॉज तो का नहीं ये बनाई जा रही। मतलब है। तो वही तो बात हो रही है ना, कि एक मिसाल दे दी, उसी मिसाल को जाहिर है उसी मिसाल को पढ़कर समझकर अदालतों ने कहा कि ठीक है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ तक है, यहाँ तक महदूद है, यहाँ तक बात है। लेकिन अगेन बात वही आ जाती सर है। जी जी सर, ये जो डेफिनेशन क्लॉज होता है या जैसे कोई सेक्शन होता है, फिर उसी सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन होता है वो डिफाइन करता है किसी स्पेसिफिक वर्ड को कि ये वर्ड जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है इस चीज को, तो इसको हम इंटरप्रिटेशन नहीं कह सकते। नो, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मैं ये कंप्लीट कर लूँ तो आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। पढ़ता पे है ना। देखिए अगर तो ये चीज आपको समझ में आई कि एक सदी पहले 50 साल पहले अगर ये स्टेटमेंट आई भी हो या ऐसी बात की गई हो तो पता लगाना क्लैरिफिकेशन मुश्किल है। एक और भी वजह है, वो भी आगे चल के एक आएगी, लेकिन चूंकि हम इनकी बात कर रहे हैं तो वो भी हम अभी देख लेते हैं कि देखिए कानून साजी जब हो जाती है, कानून साजी जब हो जाती है, कानून बन जाता है जब, उसके बाद लेजिस्लेचर का रोल खत्म होता है। उसके बाद अदालत ये नहीं करती है या कुछ, जब क्योंकि कानून उन्होंने बना दिया उसके बाद कानून को उन्होंने फील्ड में रख दिया कि जनाब ये सब्जेक्ट मैटर है, ये मर्डर है, इसकी ये ऑफेंस है मर्डर का, इसकी ये सजा है। अब जब डिस्प्यूट आए उसके ऊपर, जब कोई इंटरप्रिटेशन की बात आए, तो वो लोग लेजिस्लेचर की तरफ भागे भी नहीं चाहते कि जनाब आप इंटरप्रेट करके बताएं क्या आपने ये मतलब निकाला। लोग जाते हैं अदालत की तरफ कि अदालत रिजॉल्व करे, और जब मैटर अदालत में आता है तो अदालत रेफर नहीं करती वापस कि लेजिस्लेचर के जनाब चूंकि कानून आपने बनाया था तो लिहाजा आप हमें बताएं कि आपने इसका क्या मतलब रखा था। लेजिस्लेचर सिंपली कहेगी हमने तो कानून बना दिया, जो हमें समझ में आया था उस वक्त के हिसाब से हमने बना दिया। जिंदा है तब भी वो यही कहेंगे, अगर मुर्दा है तब तो कोई रसाई नहीं है उस तक, अनलेस आप खुद इंतकाल करके ऊपर चले जो एक और बात है। तो अगर वो है ही नहीं, अगर वो मौजूद भी हो, अब जैसे रिसेंटली अभी जैसे हमारी जो अमेंडमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन सी है लेटेस्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बाय द वे, कौन सी है कानून की लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट है, किसी को याद है? 25 है या 26 है? सर वो जी 26 सर। अच्छा चलो 26 है, चलो अजहर कह रहे हैं 26 है तो अजहर की बात को ही लेके चलते हैं। तो 26 अमेंडमेंट जो है, अब इसके हवाले से कोई इशू अगर अराइज होता है तो पार्लियामेंट तो कोई नहीं जाएगा डिस्कस करवाने, पार्लियामेंट नहीं ना वो आएंगे। अच्छा आते भी है अगर वो चले, आप एक वक्त एक पहले तो बात है वो आएंगे, वो कहेंगे हम उस वक्त थे हुकूमत में हमने बना दिया, ये जो मतलब है वो आपका काम है ना डिटरमिन करना। अच्छा जो आते भी है तो फिर तो फिर एक दूसरा मसला भी आ जाता है यहाँ पर, वो भी इसी ये मटीरियल में आपको चल के आगे मिलेगा कि ठीक है एक वक्त आप बुला भी ले, अब आप उनकी टेस्टिमनी सीख कर रहे हैं कि आप बताएं आपने ये क्या मगजमारी की है इसके पर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अदालत तो ये कह रही है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट यू हैव डन ओवर हियर। तो
क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आपने किस पार्टी के बंदे को बुलाया। अगर आपने हुकूमत के बैठे हुए बंदे को बुलाया तो वो तो जाहिर है उस अमेंडमेंट की जो है वो फेवर करेगा। अगर आपने ऑपोजिशन के बंदे को बुलाया जिसने मुखालफत की थी उस टाइम, तो वो तो अभी भी आकर ऐसी ही इंटरप्रिटेशन करेगा कि जिससे मुखालफत नजर आती भी हो। तो देयरफॉर यू कैन नॉट कॉल द लेजिस्लेचर और जो कंप्राइज जो भी उनकी बॉडी के लोग थे उनको आप नहीं बुला सकते इसकी इंटरप्रिटेशन करवाने के लिए। तो द मैटर इज आउट ऑफ द बॉल इज आउट ऑफ देयर कोर्ट, द बॉल इज ऑन द इन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट। तो अदालत की तरफ बॉल होती है, अदालत को बताना होता है कि क्या मतलब है, और कोई नहीं ये काम कर सकता। और ये बात आगे चल के भी इसका जिक्र आएगा विद रिगार्ड टू फर्दर एग्जांपल्स। यहाँ तक बात क्लियर है? सर यस सर। जी सर ये यहाँ तो ठीक है बात, लेकिन सर यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बड़ा मुश्किल होगा अगर सेंचुरी बिफोर हम कोशिश करें। तो सर प्रेसिडेंट भी तो होते हैं ना डिसीजंस के सर, उसके थ्रू भी बाबू, तो आप इंटरप्रिटेशन की। वो बात अभी साइड पे रखो। वी आर नॉट टॉकिंग स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। आपको एक चीज याद रखनी है, प्रेसिडेंट्स आर ओनली देयर फॉर अ गाइडेंस, और वो बाइंडिंग है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, आई एग्री विद यू, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट्स ये आपके केस को उसी प्रेसिडेंट के दायरे में से निकाल भी सकते हैं और लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी हर सर। केस के फैक्ट्स एक जैसे नहीं होते। जिस तरह से हर बंदे का, अगर हम हर बंदे की शक्ल की बात करें या हर बंदे के डीएनए की बात करें तो एक जैसा नहीं होता। इवन आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए भी फर्क होता है। तो फैक्ट्स को आप कंसिडर करें लाइक डीएनए। हर केस में आपको जो फैक्ट्स नजर आएंगे वो सिमिलर नजर आएंगे, नॉट एग्जैक्टली द सेम। कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको कि एग्जैक्टली द सेम जो है फैक्ट्स हो। इवन द टाइनीस्ट डिफरेंस के ऊपर भी अदालत, कभी आपने अदालत में एक, चले इस चीज को ऐसे समझे, आप अदालत में जा रहे हो एज अ लॉयर, ठीक है, आपने खूब तैयारी की है, आप आ रहे हैं अक्यूज की साइड से अपना केस लेकर, ट्रिपल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, आपने ठीक ठाक अथॉरिटीज देकर आए और आपका फुल ओपिनियन है कि आज मेरे अथॉरिटीज जो मैं पेश करूंगा, जज साहब ये हर हालत में अदालत मानेगी और मेरे क्लाइंट को बेल मिल जाएगी या क्विटल मिल जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा वो ऑफेंस से। ठीक है, जी समझ में आई बात अजहर? जी उसी जी तरह जी से सर जी। दूसरी जानिब से एजाज साहब वो कंप्लेनेंट के वकील है, उन्होंने भी ऐसी मेहनत की है और उन्होंने कहा आज जो अक्यूज है इसको तो मैं लटकवाऊंगा फांसी पे, सही है, फांसी पे या जो कड़ी से कड़ी सजा है मैं इसको दिलवाऊंगा। वो अपनी तरफ से डट के तैयारी करके आया है। आप दोनों अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज पेश कर रहे हैं। अब बैठा हुआ है जज की कुर्सी के ऊपर हमारे एक ये साहब है जिनके जो चैट में बता रहे हैं कि उनका चाचा तबाह हो गया शादी में, फरमान अली साहब, ये जज बैठे हुए हैं। तो ये जज बैठे हुए हैं, तो अब ये जब जज बैठे हैं फरमान अली साहब, अब ये क्या करें? क्या करें? किसकी बात माने? आपकी बात माने अजहर या एजाज की बात माने? सर मैं कहूँगा मेरी बात माने। तो आप तो यही कहोगे क्योंकि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करो। एजाज आप क्या कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि लॉ की बात करें, लॉ क्या कहता है। लॉ जो कहता है वो तो अपनी जगह जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप प्रेसिडेंट पेश कर रहे हैं उसको क्या करेगा फरमान जो है उसको क्या करेगा? आप भी लॉ दे रहे हो, वो भी लॉ दे रहा है। डिपेंड करता है कौन सी कोर्ट में दे रहे हैं, उस पर बाइंडिंग है या नहीं है। दोनों बाइंडिंग है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट, मैंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है, दोनों बाइंडिंग है उसके ऊपर। सर जिसके फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग है सर। हाँ सर जिसके फैक्ट्स सही होंगे सर, रिलेटेड होंगे उसके प्रेसिडेंट के हिसाब से। अब जिसके ज्यादा उसको- फैक्ट्स आप- मैच हो रहे हैं वही होगा, आप फरमान में या क्या फिर जो ज्यादा रिसेंट है। अब फरमान को तो बात समझ में आ नहीं रही, तो फरमान ने यहाँ पर एहसानुल्लाह बुतरो साहब को बना दिया एमिकस कुराई, और अब एहसानुल्लाह बुतरो साहब जो है वो बताएं, गाइडेंस करें इनकी, ये बताएं कि कौन से अप्लाई होंगे। हाँ जी, बुतरो साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? फरमान साहब को जो कोर्ट है उनको गाइड करे, एक्चुअल पोजीशन कानून की सामने लेकर आए कि आया अक्यूज को टंगना चाहिए या उसको उतरना चाहिए।
वो थोड़ा सा बायास नहीं होंगे एमएस सर, उम्मीद है। एमएस क्यूरी सो रहा है सर फिलहाल तो। नहीं जाग रहा था, अभी तो जाग रहा था। जागो मोहन क्या प्यारे। हेलो नहीं मोबाइल। हेलो। हेलो जी जी जी। सर इसको कहें कि आप हैंड फ्री ले लें 200 रुपए खर्च करके, यही चला रहा है खराब कब से, या इसका टायर खराब हो गया सस्ते बार तो करे। हाँ जी, कुछ कहना है बुद्रो साहब या कुछ नहीं कहना? सर सो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना आवाज आपको आ रही सर। है? जी जी आ रही है। सर ये कि ना बहुत बहुत कुछ चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हमेशा। अब छत पे गया, अब काम हो जाएगा। सीढ़ियां चढ़ के गया सर, अभी सांस फूली हुई है इसकी। सर एमिकस क्यूरी इतना टाइम लगाएंगे तो फिर डेट निकल जाएगी केस की। ये तो बात सही है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब कोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर कंफ्यूज है कि वो किसको फॉलो करे। तो देन कोर्ट को अब इंटरप्रिटेशन करनी है और कोर्ट को डिटरमिन करना है कि विच इज मोर रेलेवेंट टू इट। ऑफ कोर्स जो रेलेवेंट ज्यादा होगी कोर्ट उसी की जो है वो उन्हीं की अथॉरिटीज को साइड करते हुए फैसला जो है उनके हक में दे देंगे। तो बाइंडिंग बेशक दोनों है, दोनों काबिल एहतराम है, दोनों बाइंडिंग है, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर आपने फैसला भी तो करना है ना। मेन तो प्रॉब्लम यही है कि फैसला करना है, फैसला करते हुए आपने जो है वो एक साइड को, और यू हैव टू पिक चूज, यू हैव टू पिक एंड चूज वन साइड ओनली। तो इसी वजह से जो है प्रेसिडेंट्स जो है वो कभी कभार काम करते और वो फिर उनकी जो दूसरी जो जजमेंट सुनाई होती वो या तो काबिल कबूल नहीं होती, या वो कह देते कि ठीक है एप्लीकेबिलिटी है लेकिन डिस्टिंग्विश हम कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स जो है वो एक जैसे नहीं है, वो डिफरेंट है। आप कभी जाकर सर्च कीजिएगा कि कोर्ट जो है वो डिस्टिंग्विश क्यों करती है केस को फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर। लीगल प्रिंसिपल वही है लेकिन कोर्ट जो है वो डिस्टिंग्विश कर देती है चीजों को। अच्छा, कई दफा ये भी होता है कि प्रेसिडेंट्स की बात हम देखिए तो वो ओवररूल वाली बात भी हो जाती है, ओवररूल मोस्ट वाली बात रिसेंट भी आ वाली बात जाती है। सर मैंने कहा जो। हाँ बिल्कुल, वो भी बात आ जाती है कि ठीक है उस जमाने के हिसाब से वो फैसला सही था, जैसे या आज के हिसाब से देखें तो फैसला सही नहीं है। जैसे मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें कि मोस्ट रिसेंट वाली बात जैसे एजाज ने उठाई तो आपने सुना होगा कि एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो है वो डबल एफआईआर का भी सुना होगा कि सीआरपीसी में एफआईआर होती है। फिर एक जमाने में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इनके केस में मुर्तजा भुट्टो साहब के केस में डबल एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन ये मोस्ट रिसेंटली आज से 2 साल पहले खोसा साहब ने ये होल्ड किया है कि नहीं एफआईआर एक ही होगी, एफआईआर 2 नहीं हो सकती, एफआईआर एक ही होगी। तो ऐसी चीजें जो है ये इस वजह से हम लोग स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्रेसिडेंट्स पे अप्लाई जोर तो देते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन प्रेसिडेंट से ही आती है, लेकिन हमें ये भी चीज सामने रखनी है कि फॉरेन अगेंस्ट भी जजमेंट्स आती है। तो फॉरेन अगेंस्ट की वजह से प्रॉब्लम अराइज होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किस क्लाइंट की तरफ से आ रहे हैं और उस क्लाइंट के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ही बात आपको करनी होती है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर, जी सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पर वो जो साहब है जिन्होंने जिक्र किया था कि वो डेफिनेशंस का सेक्शन वाली बात उन्होंने की थी, तो वो भी हालांकि आगे चल के आ रही है, लेकिन चले उन्होंने पूछ लिया तो बता दें। देखिए जो डेफिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ होता है, पहली तो बात यह है कि वो डेफिनेशंस जो उन्होंने दी हुई होती, चाहे वो एट द बिगनिंग हो सारी एक जगह डेफिनेशंस रख दी, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें कि एंड में रखा हुआ है, या चैप्टर वाइज डेफिनेशंस दी गई हो। और डेफिनेशंस देने का मकसद यही होता है कि जहां पे भी कानून में वो लफ्ज यूज होगा उसका वही मतलब होगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वर्ड्स जो है वो इस तरह भी डिफरेंशिएट होते हैं कि वैसे तो उनकी कोशिश होती है लेजिस्लेचर की कि जो लफ्ज जैसे डेफिनेशन में बताया है उसका जो डेफिनेशन में मतलब है वैसे ही वो लफ्ज जहां जहां कानून में यूज होगा वो उसका वही मतलब होगा जो कि डेफिनेशन सेक्शन में दिया गया है। लेकिन वो शुरुआत में लिखते हैं कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फिर बात अगर घूमती है तो फिर उस लफ्ज का लाजमी नहीं है जो कि डेफिनेशन सेक्शन में दिया गया हो तो वही मतलब हो। इट कैन मीन
something else, it can mean a different, it can have a different meaning. अभी तो इसमें मेरे ज़हन में जो विस्तार नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक जो अगली क्लास हमारी हो उसमें कोई ऐसा लॉ लेकर आऊं जिसमें वो लफ्ज डेफिनेशन सेक्शन में भी डिफाइन किया गया हो और फिर वो लफ्ज का मतलब भी जो है वो आगे चल के आपको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरे मायनों में मिले। कोशिश मेरी होगी कि पाकिस्तानी लॉ मिले, अगर वो नहीं मिलता तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन या बरतानवी लॉ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए इसके हवाले से। तो ये तो हो गई वो डेफिनेशंस की, लेकिन सर्टेन कई काफी ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि डिक्शनरी में जो कि जो हमारे लॉ में नहीं भी डिफाइन होते हैं। मिसाल के तौर के पर अगर आप सीआरपीसी खोले तो सीआरपीसी में बेल का वर्ड लिखा हुआ है, तो बेल वर्ड का जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सीआरपीसी में, तो क्या मीनिंग लिया जाए बेल का? फॉर एग्जाम्पल गॉड नोज, अल्लाह जाने। सर रिलीजिंग समवन ऑन सिक्योरिटी सर। वो तो आप बता रहे हो ना, मुझे तो नहीं पता ना, वो तो आपने बताया ना। कोर्ट में कोर्ट को बताओ, कोर्ट कहेंगे भाई तो ठीक है, होगा मतलब ये नहीं कि नहीं है, लेकिन सही है, ठीक है सर हम तो यही ले सकते हैं जी। आप बेशक ले, वो प्रॉब्लम विद इट। तो ये चीज है विच गिव्स राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स है कि क्यों हमें प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज को जन्म देती है ऐसी चीजें, ऐसी एम्बिगुअस वर्ड्स, फ्रेजेस, एंड दैट इज व्हाई वी नीड इंटरप्रिटेशन। नाउ हमारे पास जो अगला है डीमिंग क्लास का यहाँ पे क्या रिलेशन? डीबी क्लॉज के आगे चल के बात होगी, जहां बहुत आगे है उसकी बात, अभी नहीं है। डीबी का मतलब है कि इसको तस्वर किया जाए कि ये ऐसे है, सिर्फ सादा अल्फाज में। वैसा एक्चुअलिटी में नहीं होता है, लेकिन कंसिडर किया जाए कि ये फॉर द सेक ऑफ दिस लॉ ये ऐसे है। अच्छा, एक तरह की फिक्शन है। हाँ, फिक्शन के तौर के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं ये डिजीजेस ऑफ लीगल लैंग्वेज। अगेन इसमें जो आपको ये एग्जांपल इटैलिक्स में नजर आएगी, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन उतनी ही बड़ी है। एंड वी हैव ओनली 2.5 मिनट। मुझे नहीं लगता कि मैं ये एग्जांपल करवा पाऊंगा इस 1-1.5 मिनट में। आपकी अगली क्लास किसकी है? बस सर फ्री है, लास्ट क्लास है आपकी, फ्री है। ये क्लास लास्ट है सर। अच्छा, ये क्लास लास्ट है। आपके इस वक्त प्रेजेंट कितने थे मेरे ख्याल में? देखता हूँ सेक्शन, क्योंकि सेक्शन बी में भी अगर इतने ही लोग हुए तो फिर नहीं आया जा सकते आप सारे, नहीं हो सकता है। चले खैर, इसको फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये जो अगली जो बात है, एक काम कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं ये नोट शेयर कर दूं, तो प्लीज ये जो इटैलिक्स में एग्जांपल है ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जांपल जो है ये इट इज पार्ट ऑफ सिंपल कॉन्वर्जेशन। लेकिन और ये मैं वही बात कर रहा था कि आपके पास जितनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ भी चीजें अगर होगी तो तब भी प्रॉब्लम्स अराइज होगी, क्योंकि अगर आपने एक सवाल का एक जवाब दिया तो उसी जवाब में से फिर फर्दर सवाल भी निकल सकते हैं। ये वो वाली बात यहाँ पे बेसिकली हो रही होगी। तो इसको जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कर दे कि इसको अलॉन्ग विद ऊपर जो बात टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे भी कनेक्ट करके। ठीक है, यहाँ तक इसको रखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ठीक है, ओके सर जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।